नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जिसमें सेक्शन 131 से लेकर 140 तक कवर किया गया है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। देखो यार, जब दोनों पार्टीज आर्म फोर्सेस के ही पर्सनल होते हैं, यानी कि दोनों पार्टी सोल्जर ही होती हैं, तो जनरली उनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में जाता है, उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है। लेकिन जब एक पार्टी सिविलियन होती है और दूसरी सोल्जर होती है तो वो आईपीसी के दायरे में आता है। ठीक है जी, सबसे पहला सेक्शन देखते हैं, अबेटिंग म्यूटनी एंड अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर। दो केसेस, दो क्राइम्स की बात यहाँ पर करी जा रही है। अबेटिंग म्यूटनी यानी कि म्यूटनी क्या है, बगावत या विद्रोह, जब आप अपने सीनियर की कमांड मानने से इनकार कर देते हैं या फिर रिबेल करना शुरू कर देते हैं, है ना, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में करेगा तो सोल्जर ही, लेकिन उसको अबेट तो कोई भी कर सकता है ना। तो इसमें अबेटमेंट ऑफ म्यूटनी की बात की गई है और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर की बात की गई है, जिसकी जो सज़ा है वो है या तो उम्र कैद या फिर 10 साल प्लस फाइन। ठीक है जी। इसमें एक और चीज़, अगर आप एक्सपीरियंशियल देखना चाहते हो कि ये केसेस कैसे लड़े जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको दो मूवीज़ भी रिकमेंड करूंगा। एक है रुस्तम, अक्षय कुमार की मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसमें वो पर्सनल कैपेसिटी में एक क्राइम करते हैं जिसका केस एक क्रिमिनल कोर्ट के अंदर बाहर आईपीसी के दायरे में चलता है। और दूसरी जो मूवी मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है शौर्य मूवी, वो भी एक अच्छी मूवी है। उसमें एक सोल्जर पर कोर्ट मार्शल किया जा रहा है अपने सीनियर ऑफिसर पर फायर करने के लिए, उनको शूट करने के लिए। ठीक है जी, दोनों मूवीज आप देखिए तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि जब केसेस दो सोल्जर्स के बीच में होते हैं तो कैसे लड़े जाते हैं, और जब एक सिविलियन और दूसरी पार्टी सोल्जर होती है तब केसेस कैसे लड़े जाते हैं। ठीक है जी, अगले सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 132। ये कहता है अबेटमेंट ऑफ म्यूटनी इफ म्यूटनी इज कमिटेड। आपने किसी म्यूटनी को अबेट किया और वो म्यूटनी हो गई तो आपको 10 साल तक की सजा प्लस फाइन देना पड़ सकता है। सेक्शन 133 में बात की गई है अबेटमेंट ऑफ एजॉल्ट बाय सोल्जर हु इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस। तो जब आप अबेट कर रहे हो किसी सोल्जर को एजॉल्ट करने के लिए, एजॉल्ट मतलब क्या, थ्रेट टू फिजिकल हार्म, यानी कि आप किसी को मुक्का दिखा रहे हो, चाकू दिखा रहे हो, इस मोटिव से कि वो डर जाए। तो जिस मोमेंट में एप्रीहेंशन ऑफ फियर हुआ, जिस मोमेंट में दूसरी पार्टी डर गई सचमुच में और वो उसने वो काम किया जो आपने उसको करने को कहा, तो वो एजॉल्ट के दायरे में आता है। और जब भी आप इस एजॉल्ट को एबेट कर रहे हो, किसी को उकसा रहे हो एजॉल्ट करने के लिए, उस समय जब वो सोल्जर अपने ऑफिस में है, ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर वो काम कर रहा है, तो सेक्शन 133 लागू होगा और आपको 3 साल तक की सजा प्लस फाइन देना पड़ सकता है। सेक्शन 134 बात करता है एबटमेंट ऑफ एजॉल्ट इफ एजॉल्ट इज कमिटेड। इस केस में अगर एजॉल्ट हो जाता है तो आपको 7 साल तक की सजा होगी। आपने अबेट किया एजॉल्ट को और एजॉल्ट एक्चुअल में कमिट हो गया तो 7 साल तक की सजा प्लस फाइन आपको देना पड़ सकता है। सेक्शन 135 में बात की गई है अबेटमेंट ऑफ डेजर्शन ऑफ सोल्जर। डेजर्शन क्या होता है, इलीगल रनिंग अवे, यानी कि आपने कोई परमिशन नहीं ली और आप बस अपनी पोस्ट से भाग गए, या फिर आपको कहीं पर रिपोर्ट करना था और आप समय पर नहीं पहुंचे और बस कहीं मिल ही नहीं रहे हो, आपका कोई अता पता ही नहीं है, आपने किसी से कोई परमिशन नहीं ली है, वो डेजर्शन कहलाता है फोर्सेस के अंदर। जैसे मान लो कहीं पे युद्ध हो रहा है, आपको भेजा गया, तो आपको उस युद्ध की टुकड़ी के साथ जाना है, अपने सोल्जर्स के साथ, अपनी टीम के साथ। ऐसा नहीं कि जी मैं आपको डर लग रहा है और आप वहाँ से भाग गए बिना किसी की परमिशन लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो फिर युद्ध कौन लड़ेगा, है ना। युद्ध तो खैर एक्सट्रीम केसेस हैं, लेकिन अगर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी अगर आपको कोई ऑर्डर दिया जाता है कहीं पर रिपोर्ट करने का और एक टाइम दिया जाता है कि इस दिन को इतने बजे आपको रिपोर्ट करना है, तो करना है हर हाल में, समझ रहे हो। या फिर इन्फॉर्म करना है कि आप कहाँ पर हो। अगर आप इलीगली विदाउट एनी परमिशन फोर्सेस में से भाग जाते हो तो वो डेजर्शन का अपराध माना जाता है। और अगर किसी ने आपको उस चीज़ को करने के लिए उकसाया है तो उसे 2 साल तक की सज़ा प्लस फाइन भरना पड़ सकता है। सेक्शन 136 की बात की है हार्बरिंग ऑफ डेजर्टर, यानी कि जो इंसान इलीगली भागा हुआ है उसको पनाह देना, उसको कहीं जगह पर रुकने का स्थान देना, हार्बरिंग ऑफ डेजर्टर के अंदर आता है सेक्शन 136 के अंदर, जिसमें आपको 2 साल तक की सजा और फाइन देना पड़ सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बर कर रही है, क्योंकि वाइफ का तो भैया हस्बैंड कहाँ जाएगा, अपने घर जाएगा, और आप उसके घर में वाइफ भी होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप वाइफ को पनिश कर दोगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि वाइफ पहली बात तो हो सकता है वॉलंटरीली इस चीज़ को ना करे, और दूसरा यार वाइफ के साथ उसके पर्सनल रिलेशंस हैं,
तो वो उसको एज अ डेजर्टर ट्रीट नहीं कर रही है, वो एज अ हस्बैंड ट्रीट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्शन जायज़ भी है। वो डिपेंडेंट हो सकती है अपने हस्बैंड के ऊपर किसी भी तरह से, और हो सकती है कि वो कि अपनी फैमिली को वो नुकसान ना पहुंचाना चाहे या जिस भी तरीके से। तो बहुत सारी कंडीशंस इसमें आ जाती हैं। तो इसलिए जब वाइफ हार्बर करती है अपने हस्बैंड को, उसका हस्बैंड डेजर्टर है, तो उस पर ये जो कानून है वो लागू नहीं होता है। सेक्शन 137 में बात की गई है, डेजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर, यानी कि कोई डेजर्टर है वो भाग जाता है और किसी मर्चेंट वेसल पर, किसी जो ये बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं शिप्स, ऐसे किसी शिप पर वो चढ़ जाता है और उसके जो मास्टर हैं उसको पता ही नहीं है कि जी यहाँ पर एक डेजर्टर है। उसकी नेग्लिजेंस है, या पता भी है तो नेग्लिजेंटली वो बिहेव कर रहा है, किसी को बता नहीं रहा है, छुपा रहा है उस चीज़ को। तो उस केस में उसको फाइन देना पड़ेगा, 500 रुपये का फाइन होगा। ठीक है जी। मेजरली यहाँ पे नेग्लिजेंस की बात की गई, यानी कि उसकी नॉलेज में नहीं है वो चीज़ और उसने छुपाई, जानने की कोशिश नहीं की। सेक्शन 138 के अंदर बात की गई है, अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन इफ कमिटेड, यानी कि आपने किसी सोल्जर को अबेट किया और उसने इनसबऑर्डिनेशन कर दिया। आपने अबेट किया था इनसबऑर्डिनेशन के लिए। अब इनसबऑर्डिनेशन क्या है, ये म्यूटिनी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा कम सीरियस ऑफेंस है। जैसे कि आप किसी मिशन पर गए, उस मिशन में कोई एक्ट आपको आपके सीनियर ने करने को कहा, हो सकता है उसने कहा कि जी आपको फायर नहीं करना है जब तक मैं ना कहूँ, लेकिन आपने फायर कर दिया। ये एक छोटा सा वो है और इनसबऑर्डिनेशन का एक्ट है, और इसके अंदर आपको जिसने भी उकसाया है, अबेट किया है इस चीज़ को करने के लिए, उसको 6 महीने तक की सज़ा प्लस फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है जी। इसमें और म्यूटनी में क्या डिफरेंस है, म्यूटनी जो है वो एक तरीके से बड़ा ऑफेंस है, उसमें बगावत होती है, रिबेल होता है, उसमें एक प्रोटेस्ट होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप एक छोटी सी कमांड भी अगर मिस कर देते हो या नहीं मानते हो या नेग्लिजेंटली उसको इग्नोर कर देते हो तो आप इनसबऑर्डिनेशन के दायरे में आ जाते हो। बेशक आपकी ये इंटेंशन नहीं है कि आपको कोई बगावत करनी है सेना के अंदर कि जी हमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है या हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है या इस तरीके के कोई मुद्दे उठाने हैं। ठीक है जी। इसमें आप नॉर्मल इनसबऑर्डिनेशन कर रहे हो क्योंकि आपको लगा कि उस मोमेंट में आपको ऑफिसर की अगर आप बात मानोगे तो कुछ गलत हो सकता है। उसको कई बार अच्छी इंटेंशन से भी लोग इनसबऑर्डिनेशन कर देते हैं, कई बार गलत इंटेंशन से भी कर देते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर एक्ट में इनसबऑर्डिनेशन की बात आपकी की जा रही है, जो कि एक छोटा सा भी एक्ट हो सकता है ना। एक पर्टिकुलर सिंगल कमांड को आपने नहीं माना, वहीं पे इनसबऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है जी। सेक्शन 139 जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप कभी मत भूलिएगा। इसमें क्या बात की गई है, नो पर्सन सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी डिसिप्लिन एक्ट शैल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आर्मी एक्ट या नेवी एक्ट या फिर इसमें एयरफोर्स एक्ट के अंडर में आता है उस पर आईपीसी लागू नहीं होगा। और इसीलिए जो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बात कर रहा है सिर्फ आर्मी नेवी और एयरफोर्स की, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस उनके अंदर होते हैं वो कोर्ट मार्शल के दायरे में आ जाते हैं, और जो केसेस कोर्ट मार्शल के दायरे में आ जाते हैं उन पर आईपीसी लागू होता ही नहीं है। इसीलिए इससे क्वेश्चंस भी कम आते हैं इस चैप्टर से। और जो इसका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 140, उसमें बात की गई है वियरिंग ऑफ गार्ब। गार्ब यानी डिस्टिंक्टिव क्लोथिंग। डिस्टिंक्टिव क्लोथिंग क्यों एक ऑफेंस माना जाता है फोर्सेस के अंदर, क्योंकि फोर्सेस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन कब आएगा, जब लोग एक दूसरे को इक्वल समझेंगे, यानी कि एक रैंक का अगर आदमी है तो वो उसी रैंक पर अगर कोई दूसरा आदमी भी है तो वो उसको अपने बराबर का समझेगा। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस परिवार से आता है, उसका क्या इकोनॉमिक कंडीशन है पर्सनल लेवल पर, या किस जात का है, किस धर्म का है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती आर्मी में। अगर आप एक रैंक पे हो तो आप बराबर हो, आपको एक दूसरे को बराबर ही ट्रीट करना है। अगर आपका कोई सुपीरियर है तो आपको उसको पूरी इज्जत देनी है, उसकी हर एक कमांड को फॉलो करना है ना। इस तरीके से ये जो डिसिप्लिन है ये तभी आ सकता है जब एक यूनिफॉर्मिटी हो, है ना। अगर आप अलाउ कर दोगे फोर्सेस के अंदर किसी को कोई भी कपड़े पहन के आने के लिए, तो जो अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन से आता है वो अच्छे कपड़े पहन के आएगा, बेशक वो एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर है। और जो एक सुपीरियर ऑफिसर है उसकी हो सकता है जो पर्सनल कैपेसिटी में बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन ना रही हो और अभी अभी वो ऑफिसर बना है, हो सकता है उसके पास उतने अच्छे कपड़े ना हो, तो बेशक वो सुपीरियर है देखने में, लेकिन वो नहीं लगेगा उतना अच्छा। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सुपीरियर गरीब होते हैं, सुपीरियर को अच्छी खासी तनख्वाह सरकार देती है। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूनिफॉर्मिटी अगर नहीं होगी, या सेम रैंक में भी ये चीज़ हो सकती है, सेम रैंक के ऑफिसर्स हैं लेकिन कपड़े एक ने बहुत अच्छे पहने, एक ने अच्छे नहीं पहने हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस जब आप उनको देखोगे फर्स्ट लुक में तो आपको एक अंतर दिखाई देगा जो कि नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अपने आप को एक दूसरे के साथ जब कंपेयर करने लग जाएंगे तो फिर फोर्स कैसे बनेगी।
आपको एक कमांड मिलेगी और सबको एक साथ रिएक्ट करना है, एक तरीके से रिएक्ट करना है, तभी जो है वो डिसीजंस लिए जा सकेंगे और उन पर अमल किया जा सकेगा। मान लो कोई युद्ध हो रहा है, एक ऑफिसर कमांड दे रहा है, कुछ लोग उसकी कमांड को मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, तो क्या युद्ध लड़ सकती है सेना? नहीं लड़ सकती है। तो यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है। यूनिफॉर्म जो शब्द आता है वो यूनिफॉर्मिटी से ही आता है, ठीक है जी। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसके लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इसलिए जो वियरिंग गार्ब है जो वो है अपने आप में एक ऑफेंस माना जाता है। डिस्टिंक्टिव क्लोथिंग आप नहीं पहन सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 3 महीने की सज़ा प्लस फाइन देना पड़ सकता है। फाइन 500 रुपये तक का ही होगा, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होगा, और या फिर दोनों भी हो सकते हैं, 3 महीने की सज़ा प्लस फाइन। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।